नमस्कार। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई आलीशान महल नहीं थे, कोई पत्थर के शिलालेख नहीं थे। हम बात कर रहे हैं वैदिक युग की। तो सवाल ये है कि हम इस युग को समझते कैसे हैं? जवाब छिपा है वेदों में, लेकिन उन्हें सिर्फ धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे युग को समझने के लिए हमारे पास जो सबसे अहम साहित्यिक सुराग हैं, उस नजरिए से देखना होगा। तो चलिए इसी पहेली से शुरू करते हैं। देखिए, मिस्र के पास पिरामिड है, मेसोपोटामिया के पास जिगुरात हैं, पर वैदिक लोगों ने अपने पीछे क्या छोड़ा? सच तो यह है कि उन्होंने कोई बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनाई। तो सवाल ये उठता है कि इतिहासकार आखिर करते क्या हैं? कैसे एक ऐसे समाज को दोबारा खड़ा करते हैं जो लगता है जैसे हवा में ही गायब हो गया हो? और यहीं पर आकर कहानी दिलचस्प हो जाती है। उनकी विरासत पत्थर या ईंट में नहीं, बल्कि शब्दों में है। भजनों, प्रार्थनाओं और दार्शनिक विचारों के एक बहुत बड़े संग्रह में, जिसे हम वेद कहते हैं। यही ग्रंथ वो चाबी हैं जो उस खोई हुई दुनिया का ताला खोलते हैं। तो आखिर ये वेद हैं क्या? असल में ये 4 मुख्य ग्रंथ हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई इतिहास की किताबें नहीं है। मतलब इनमें आपको राजाओं की लिस्ट या कौन सी लड़ाई कब हुई ऐसी तारीखें नहीं मिलेंगी, बल्कि ये उस दौर के लोगों की सोच, उनके समाज और उनकी जिंदगी की झलक दिखाते हैं, जिससे इतिहासकारों को एक जासूस की तरह सुराग निकालने पड़ते हैं। तो चलिए अब इस साहित्यिक खजाने में गोता लगाते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वैदिक समाज था कैसा। ये कैसे कबीलों के एक समूह से धीरे धीरे एक ज्यादा जटिल, एक स्तर वाले समाज में बदला। देखिए, इतिहासकारों के लिए ना वैदिक युग को समझना मतलब उसे 2 हिस्सों में बांटकर देखना, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। ये बहुत जरूरी है। जो शुरुआती ऋग्वैदिक समाज था वो काफी हद तक कबीलाई था, जिसमें लचीलापन था। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, हम देखते हैं कि समाज ज्यादा कठोर होता गया। उसमें एक सामाजिक ऊंच नीच की व्यवस्था बनने लगी। ये जो बदलाव है ना, यही इस युग को समझने की कुंजी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के इस मशहूर पुरुष सूक्त में। ये पहली बार है जब साहित्य में हमें 4 वर्णों ब्राह्मण, राजन्य यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का एक साथ जिक्र मिलता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये समाज में बढ़ रही ऊंच नीच को एक तरह से सही ठहराने का वैचारिक आधार था, जिसने आगे चलकर जाति व्यवस्था की नींव रखी। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर इतिहासकार इसे ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया हिस्सा मानते हैं, जो अपने आप में एक सबूत है कि समाज बदल रहा था। अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति की। अक्सर सुनने में आता है कि वैदिक युग तो महिलाओं के लिए एक स्वर्ण युग था, पर सच कहूं तो कहानी थोड़ी पेचीदा है। हाँ, ये सच है कि महिलाएं सभाओं और यज्ञों में हिस्सा लेती थीं और कुछ ने तो ऋग्वेद के भजन भी लिखे, लेकिन समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था, यानी विरासत पिता से बेटे को मिलती थी। हमें गार्गी और मैत्रेयी जैसी कुछ विद्वान महिलाओं के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन ये अपवाद थे, नियम नहीं। ज्यादातर महिलाओं की पवित्र ज्ञान तक पहुंच बहुत ही सीमित थी। अच्छा, समाज की बात तो हो गई। अब जरा देखते हैं कि लोग अपना गुजारा कैसे करते थे। उनकी इकोनॉमी कैसी थी, उनके लिए क्या चीजें कीमती थी। एक बार फिर वेदों की भाषा ही हमें उस दौर की असल दुनिया की एक झलक देती है। ये एक कमाल का उदाहरण है कि कैसे एक शब्द पूरी कहानी बता सकता है। ऋग्वेद में युद्ध के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, गविष्ठी। इसका सीधा मतलब है गायों की खोज। बस ये एक शब्द हमें ये बताने के लिए काफी है कि उस समाज के लिए सबसे कीमती चीज क्या थी। दौलत का मतलब जमीन या सोना नहीं, बल्कि मवेशी थे। सोचिए, गायें इतनी कीमती थीं कि उनके लिए युद्ध लड़े जा रहे थे। वैदिक काल में अर्थव्यवस्था एक जैसी नहीं रही, वो लगातार बदली। पहले तो पशुपालन ही सब कुछ था। फिर जैसे जैसे लोग पूरब की ओर गंगा के मैदानों में बसने लगे, खेती का महत्व बढ़ने लगा। हमें ग्रंथों में हल, खेत और जौ का जिक्र मिलने लगता है। और आखिर में श्याम अयस यानी लोहे जैसे नए शब्दों का आना बताता है कि एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, जिसने खेती और समाज दोनों को बदल कर रख दिया। तो इस समाज को चलाता कौन था? क्या वैसे ही राजा और महाराजा थे जैसा हम फिल्मों में देखते हैं? चलिए वेदों से ही समझते हैं कि शुरुआती राजनीतिक जीवन कैसा था। आज जब हम राजा सुनते हैं तो मन में एक आलीशान महल और एक छत्र राज करने वाले सम्राट की तस्वीर आती है, पर अर्ली वैदिक राजन ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो एक कबीले का सरदार था जो अपनी काबिलियत की वजह से चुना जाता था।
विरासत में गद्दी नहीं मिलती थी और उसकी ताकत पर कोई लगाम नहीं थी, ऐसा भी नहीं था। सभा और समिति जैसी परिषदें थीं जो इस बात का ध्यान रखती थीं कि वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न करे। ऋग्वेद में एक बहुत ही रोमांचक किस्सा मिलता है, दाशराज्य युद्ध का, यानी 10 राजाओं की लड़ाई। ये एक महाकाव्य जैसा लगता है, जहां भरत कबीले का नायक सुदास अकेले 10 दूसरे कबीलों के गठबंधन से लड़ता है और जीत जाता है। ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये हमें उस दौर की राजनीति का असली चेहरा दिखाती है, जो बड़े बड़े साम्राज्यों का नहीं, बल्कि कबीलों के बीच बनते बिगड़ते गठबंधनों और लगातार बदलती वफादारी की दुनिया थी। वेद सिर्फ समाज और राजनीति की कहानी नहीं है, इनके अंदर विचारों का जो विकास हुआ है वो भी अपने आप में कमाल की यात्रा है। ये बाहरी पूजा पाठ से शुरू होकर गहरे आत्मचिंतन तक जाती है। अगर आप ऋग्वेद के शुरुआती भजन देखें तो उनमें प्रकृति की शक्तियों की पूजा दिखती है। देवता असल में प्रकृति का ही रूप थे, जैसे इंद्र जो गरज और युद्ध के देवता थे, अग्नि जो इंसानों और देवताओं के बीच संदेश पहुंचाते थे, और वरुण जो ब्रह्मांड के नियमों को बनाए रखते थे, और इन्हें यज्ञ के जरिए खुश किया जाता था। लेकिन फिर वैदिक काल के आखिर तक आते आते एक बहुत बड़ा बौद्धिक बदलाव आया। लोगों ने बड़े सवाल पूछना शुरू कर दिया। ये दुनिया क्या है? मैं कौन हूं? जीवन का असली मकसद क्या है? अब सिर्फ यज्ञ और अनुष्ठान काफी नहीं लग रहे थे। एक गहरी खोज शुरू हो चुकी थी। और इसी खोज से जन्म हुआ ब्रह्म की अवधारणा का। उपनिषदों में, जो वेदों का आखिरी और दार्शनिक हिस्सा हैं, ब्रह्म को इस दुनिया के पीछे की एकल, परम और कभी न बदलने वाली सच्चाई बताया गया है। ये कई देवी देवताओं की पूजा से हटकर एक गहरे, एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था, जिसने आगे के पूरे भारतीय दर्शन की नींव रखी। ये जो वैचारिक विकास हो रहा था ना, ये एक जगह बैठे बैठे नहीं हुआ। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और वेद हमें इस यात्रा का नक्शा भी देते हैं, लेकिन पत्थरों से नहीं, बल्कि नदियों के नामों से। ऋग्वेद में हमें सप्त सिंधु यानी 7 नदियों के इलाके का जिक्र मिलता है, लेकिन बाद के ग्रंथों में कहानी गंगा और यमुना के मैदानों तक पहुंच जाती है। ये भाषाई सबूत इतिहासकारों को वैदिक लोगों के पूरब की ओर प्रवास को समझने में मदद करते हैं। तो इन सारे साहित्यिक सुरागों को जोड़ने के बाद एक इतिहासकार के तौर पर हम वेदों के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या फैसला सुना सकते हैं? देखिए, एक बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आर एस शर्मा और ए एल बैशम जैसे बड़े इतिहासकारों ने हमें समझाया है, हमें ये याद रखना चाहिए कि वेद कुलीन ब्राह्मणवादी ग्रंथ हैं। वो शायद आम लोगों के जिंदगी को पूरी तरह नहीं दिखाते। इनको डेट करना, इनकी सही व्याख्या करना, ये सब भी आसान नहीं है। ये पूरी तस्वीर नहीं है, लेकिन ये वो सबसे अच्छी साहित्यिक तस्वीर है जो हमारे पास है। और शायद इसीलिए मशहूर इतिहासकार आर एस शर्मा की ये बात वेदों के महत्व को सबसे अच्छे से बताती है कि उनकी कमियों के बावजूद उनके बिना भारत के इतिहास का पहला अध्याय लगभग खाली रह जाएगा। ये उस पहेली के वो टुकड़े हैं जिनके बिना पूरी तस्वीर बनी नहीं सकती। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि वेद सिर्फ पवित्र भजनों का संग्रह नहीं है। ये तो एक पूरी सभ्यता के जन्म, उसके समाज के बनने, उसकी अर्थव्यवस्था के बदलने, उसकी राजनीति के उभरने और उसके दर्शन के विकसित होने का रिकॉर्ड है। ये एक खोई हुई दुनिया का जीवंत पुस्तकालय है जो हमें उस नींव के बारे में बताते हैं जिस पर बाद में भारत का निर्माण हुआ।